हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम सेकेंड यूनिट पढ़ने वाले हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो देखिए, ये बुक मैं दिखा दूं आपको। ये बुक है आधुनिक भारत का इतिहास और ये बुक है विपिन चंद्रा की लिखी हुई। देखिए, अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को बहुत अच्छे से जानते होंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, ये मॉडर्न हिस्ट्री है भारत की और ये विपिन चंद्रा की लिखी हुई बुक है। तो इसको हम देखेंगे और डिटेल में इसकी पूरी यूनिट, यानी कि जो टोटल इसकी 13 यूनिट है, इन सबको हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट यूनिट मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ आप लोगों को, 18वीं सदी भारत में राज्य और समाज। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो भी मैं इसका पीडीएफ भी बना के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फर्स्ट यूनिट का भी जो पूरा पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट आपका नहीं लगेगा इसमें। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, जो वीडियो मैंने बनाई थी फर्स्ट यूनिट की, और उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। देखिए, ये पूरा जो ये बहुत लंबी यूनिट है, लेकिन मैंने इसको बहुत डिटेल में, जैसे कह सकते हैं, और शॉर्ट भी, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से मैंने जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं उन पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइटर से हाईलाइट किया है, और आपको यहाँ पे मैं पूरा लेक्चर कंप्लीटली पढ़ाऊंगी, ये पूरी यूनिट कंप्लीट करवाऊंगी। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे मध्यकालीन भारत, आज़ादी के बाद का भारत, देखिए ये भी विपिन चंद्रा और ये भी मॉडर्न हिस्ट्री है, ये आज़ादी के बाद का भारत है और ये आज़ादी के पहले, यानी आज़ादी हमें कैसे मिली, ये वो बुक की यूनिट है, ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो लक्ष्मीकांत की है, भारत की राज्य व्यवस्था। अगर आप प्री या मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सारे वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, और आज पढ़ते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। तो चलिए, यूरोपियों के आगमन में हम यहाँ पढ़ते हैं यूरोप के पूरी व्यापार में एक नया दौर कैसे स्टार्ट हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, यानी डिटेल में हम यहाँ पे जानते हैं कि यूरोपीय भारत में कैसे आए और उन्होंने किस तरह से, यूरोपियों में सिर्फ ब्रिटिश की यहाँ पे बात नहीं होगी, हम यहाँ पे बात करेंगे डच की बात करेंगे, हम बात कर देंगे पुर्तगालियों की बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे कि फ्रांस को कैसे दरकिनार करते हुए, हटाते हुए ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे इतने लंबे टाइम तक रूल किया, क्या क्या स्ट्रैटेजी थी उनकी, क्या क्या उन्होंने साजिशें और षड्यंत्र रचे जिसके तहत वो उन्होंने भारत पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो चलिए इन सारे पॉइंट को हम देखते हैं अपनी इस यूनिट में। 36 पेज नंबर पे यूनिट है, चलिए ओपन करते हैं 36 और हम पढ़ते चलते हैं। पीडीएफ, आपका जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा और वहाँ से आपको ये पूरी यूनिट मिल जाएगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया दौर। देखिए, यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया दौर, पूर्वी व्यापार यानी कि अगर बात करते हैं तो भारत के साथ और पूर्व में जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ जो व्यापार हो रहा है यूरोप का, उसका एक नया दौर स्टार्ट हुआ है यहाँ से। तो भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप के साथ बहुत पुराने यूनानियों के ज़माने के हैं। ये तो हम जानते हैं कि भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप के साथ बहुत पुराने यूनानियों के ज़माने के हैं। अगर हम बात करते हैं कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की, तो इसके बाद से व्यापार शुरू हुआ, तो ये बिल्कुल भी गलत है। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी और वो वेस्ट इंडीज को ढूंढने निकला था, लेकिन उसने समुद्री मार्ग में उसको भारत की खोज हो गई, यानी भारत उसको मिल गया, लेकिन वो निकला था वेस्ट इंडीज को ढूंढने के लिए। वेस्ट इंडीज के साथ वो अगर बात करते तो मसालों के व्यापार के लिए निकला था ढूंढने, लेकिन उसे भारत मिल गया। तो 1498 से पहले भी भारत में व्यापार हो रहे थे, ऐसा नहीं है कि 1498 के बाद जब वास्को डी गामा ने खोजा उसी के बाद से व्यापार स्टार्ट हुए, उसके पहले भी व्यापार हो रहे थे भारत में, लेकिन वो स्थल मार्ग से हो रहे थे और वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। ठीक है, तो बहुत पुराने ज़माने के हमारे संबंध हैं यूरोपियों के साथ और यूनानियों के साथ। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। एशिया में इस व्यापार का अधिकांश भाग अरब व्यापारियों और जहाजियों द्वारा चलाया जाता था। इसके भूमध्य सागरीय और यूरोपीय भाग पर इटली वालों का लगभग एकाधिकार था। एकाधिकार का मतलब है कि किसी और के साथ ज़्यादा व्यापार नहीं होता था, इटली वालों का इस पर एकाधिकार था। अब बात करते हैं 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर की अगर हम बात कर रहे हैं, 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया, तो पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए, टर्की के नियंत्रण में ये मार्ग आ गए। तो अगर हम देखते हैं कि क्या इस पे असर पड़ता है
अगर हम 18वीं सदी के भारत की बात करें और यूरोपियों का आगमन हम भारत में देख रहे हैं, तो पश्चिमी यूरोप के देश और व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड, मसाले के द्वीप, यहाँ पे अगर हम बात करें तो, के लिए एक और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे। और स्पाइस आइलैंड यानी मसालों के द्वीप को तब ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता था, ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। तो अगर आप ईस्ट इंडीज़ को जानते हैं तो मसालों के द्वीप के रूप में हम यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम यहाँ पे पॉइंट्स देख रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं उन्हीं को पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट किया और समझा रही हूँ आपको। उससे ज़्यादा यहाँ पे मैं डिटेल्स में ये डिटेल ही में है आपका, ये पूरी यूनिट में बहुत डिटेल में कवर करवाऊंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं को। अगर बात करते हैं तो 1400 यहाँ पे हम देख रहे हैं 92 में स्पेन का कोलंबस भारत को खोजने निकला था। ठीक है, अगर हम बात करें 1492 में स्पेन का कोलंबस भारत को खोजने निकला था, लेकिन वो अमेरिका ही खोज कर बैठा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो वास्को डी गामा भी किसी और मार्ग को ढूंढने निकला था, लेकिन उसने भारत को खोज लिया। उसी तरह कोलंबस भी भारत को ढूंढने निकला था, लेकिन उसने अमेरिका को खोज लिया था। भारत को खोजने निकला था, लेकिन वो अमेरिका को खोज कर बैठता है। और 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत का एक नया और पूरी तरह से समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद से व्यापार काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है यूरोपियों और भारतीयों के बीच में। अब बात करते हैं 16वीं सदी में ही यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घुसना और फिर उनको अपने अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू कर दिया। यानी अगर बात करते हैं कॉलोनीज बनाना भी स्टार्ट हो गया था, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो उन्होंने अधिकार कर लिया था। भारत ही नहीं, भारत के कई एशियाई देशों पे भी अधिकार कर लिया था और वहाँ पे वो व्यापार भी कर रहे थे और उन्हें अपने अधीन भी बना रहे थे। बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग 1 सदी तक पुर्तगाल का एकाधिकार रहा। तो पुर्तगालियों ने, हम अगर कहते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया रहा और इसको सिर्फ ब्रिटिशर्स ने नहीं लूटा, बहुत से लोगों ने हमारे भारत को लूटा है। तो बिल्कुल सही है ये पॉइंट, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक लंबे टाइम तक लूटा है हमारे भारत को, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे व्यापार के नाम पर व्यापारी आते थे और भारत से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा के ले जाते थे। तो बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग 1 सदी तक पुर्तगाल का एकाधिकार था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं इटली वालों का लगभग एकाधिकार था, लेकिन जैसे ही वास्को डी गामा खोज करता है भारत के समुद्री मार्ग की, तो उसके बाद पुर्तगालियों का एकाधिकार हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे पॉइंट्स हम देख रहे हैं। भारत में भी पुर्तगाल ने कोचिन, गोवा, दमन और दीव में अपने व्यापारिक केंद्र खोल लिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पुर्तगालियों ने स्टार्टिंग में कहाँ कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र खोले थे, तो कोचिन, गोवा, दमन और दीव में। गोवा की तो हालत हम जानते हैं, अगर आप हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे भारत की आज़ादी के बाद तक गोवा पुर्तगालियों के ही अधीन रहा था। बहुत, जिसके लिए कहा गया था, जिसके लिए हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि भारत की आज़ादी की खूबसूरती पर गोवा एक, जिसे कह सकते हैं फुंसी का, फुड़िए का काम कर रहा है हमारे भारत की आज़ादी के उस चेहरे पर, क्योंकि गोवा उस समय जब भारत आज़ाद हो गया था तो भी पुर्तगालियों के अधीन ही रहा था। फिर कुछ समय के बाद उसको आज़ाद कराया गया था। गोवा पर 1510 में अधिकार करने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब वायसराय था, तब फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार जमा लिया था। अगर बात करते हैं तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार करने के साथ ही साथ एशिया के जो पूरे समुद्री तट पर, इंडोनेशिया और स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। अब 16वीं सदी के बाद में हम बात करते हैं। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड और बाद में फ्रांस जैसी उभरती हुई व्यापारिक और प्रतिद्वंदी शक्तियों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगालियों के एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया था। देखिए पुर्तगालियों और स्पेनियों की अगर बात करते हैं तो इन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जो एक एकाधिकार की स्थिति पैदा कर दी थी कि व्यापार करना है तो सिर्फ फ्रांस, अगर स्पेनी और पुर्तगालियों के साथ करते हैं तो उसके खिलाफ बहुत सी नई नई शक्तियाँ उभर रही थी। वो शक्तियाँ थी इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस। इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया था। इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार हो गई। देखिए इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल हार गया क्योंकि अब एक बहुत मजबूत और नई शक्तियां उभर रही थी और उस शक्ति का नाम था अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। ये सब बहुत तेजी से उभर रहे थे। अब अंग्रेज और डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप होकर भारत जाने वाले रास्तों का प्रयोग करने लगे
और पूर्व में अपना साम्राज्य बनाने की दौड़ में शामिल हो गया। पूर्व की तरफ इनकी नज़र थी। देखिए ये सारी की सारी कंट्री अगर बात करते हैं वेस्ट की तरफ की यानी पश्चिम की तरफ की है, अब इनकी नज़र पूर्व की तरफ बढ़ी क्योंकि पूर्व में एक बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है जहाँ से इन्हें पता है कि बहुत मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने देखा है कि पुर्तगालियों ने और स्पेनी ने कितना ज़्यादा मुनाफा यहाँ से कमाया है। तो अब इनकी भी नज़र होगी। देखिए अगर एक एग्जाम्पल मैं दूँ कि अगर आपके पड़ोसी है, कोई पास में रहता है और उसने कहा कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद के लाया है, किसी जगह पे सेल लगी है, बिग बाज़ार में या पीवीआर में कहीं बहुत ज़्यादा सेल लगी है, वहाँ से वो ढेर सारी चीज़ें खरीद के लाया है, और अगर आपको पता चल गया कि भैया कहाँ से लेके आए हो ये सामान, तो बताएगा कि एक जगह से सेल लगी है, वहाँ से मैं सामान लेके आया, तो वो भी तो भागेगा। वो जो आपका पड़ोसी है, ये जो आप हैं, वो भी आप भी भागेंगे उस मार्केट की तरफ। तो यही हुआ जब स्पेनी और पुर्तगालियों को भारत और पूर्वी देशों से बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा, तो पश्चिम से बहुत सारे देशों ने इधर की तरफ रास्ता अपनाया व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अंत में इंडोनेशिया पर डच का और भारत और श्रीलंका और मलायाओं पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि या अपना साम्राज्य बनाने लगे कौन, अंग्रेज और डच। पहले कौन थे, स्पेनी और पुर्तगाली थे, और अब देख रहे हैं कि किसका किसका अधिकार कहाँ कहाँ पे है। तो इंडोनेशिया पर डच का अधिकार हो गया, भारत, श्रीलंका और मलाया पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1602 में, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर बात करते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सब पे हम बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब पैदा होते थे। देखिए अगर हम बात करते हैं तो मसालों का व्यापार इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया, मसालों के व्यापार पे। इसी कारण इन्होंने भारत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, इन्होंने दिलचस्पी दिखाई इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों पर इन्होंने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है। अब देखते हैं, ये डचों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, तो एशियाई व्यापार पर अंग्रेजी व्यापारियों की लालच भरी निगाह भी जमी थी। पुर्तगालियों की सफलता मसालों, मलमल, रेशम, सोने, मोतियों, दवाओं, पोर्सलीन और एबनी से भरे उनके जहाज, उनसे प्राप्त भारी मुनाफे ने अंग्रेज व्यापारियों की भी आंखें चकाचौंध कर दी। देखिए मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया था बिग बाजार और पीवीआर का, वो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इन सब चीज़ों को जब वो देख रहे थे, कौन, पुर्तगालियों की सफलताएं देख रहे थे, ब्रिटिशियंस देख रहे थे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि हमें भी भारत आके व्यापार करना चाहिए। तो वो बेचैन हो गए थे। और फिर 1599 यहाँ पे देख रहे हैं, 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनवाई। ठीक है, देखिए ये कब बनवाई है, 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई। इस कंपनी को जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अलग है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। और फिर 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर्ड के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया। हमें किसकी बात करें, हमें एलिजाबेथ की बात करें, तो एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्ट के तहत द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया इन लोगों को। ये लोग कौन थे, मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से इन्होंने कंपनी बनाई थी, कुछ व्यापारी थे जो पूर्व से व्यापार करना चाहते थे, तो इन्हें अधिकार दे दिया गया था। फिर 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री नाम से ही जाना जाता था, तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री के नाम से, यानी कि जहां पर व्यापारिक केंद्र हो, जहां से ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा हो, उन्हें हम कहते हैं फैक्ट्री के नाम से उन्हें हम जानते हैं। कंपनी ने तब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। देखिए पहला अंग्रेज है ये जो किसी मुगल के दरबार में आया है, जिसे हम कह सकते हैं आज्ञा लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए, और ये कुछ गिफ्ट भी लेके आया था जहांगीर के लिए, दास्तानें लेके आया था, एक बग्घी लेके आया था, जिससे जहांगीर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे और इन्होंने आज्ञा दे दी थी। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा पश्चिम तट की अनेक जगहों पर अंग्रेजी कंपनी को फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा तो मिल गई, बहुत आसानी से मिल गई। फिर 1615 में उनका दूत सर टॉमस्रो मुगल दरबार में पहुंचा। देखिए सर टॉमस्रो बाद में पहुंचा है। अगर हमसे पूछा जाता है कि कौन से दो दूत थे जो जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे, तो एक का नाम था टॉमस्रो और एक का नाम था, हम यहाँ पे देखा हमने, हॉकिंस। तो फर्स्ट जो हम अगर नाम यहाँ पे हम देख रहे हैं तो फर्स्ट नाम हॉकिंस का है, पहला अंग्रेज है ये जो मुगल दरबार में पहुंचा है। फिर 1615 में उनका दूत सर टॉमस्रो पहुंचता है मुगल दरबार में और रोम मुगल साम्राज्य के सभी भागों में
व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहता है। और फिर 1662 में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने उसे बंबई का द्वीप दहेज में दे दिया। देखिए बहुत बड़ा ये टर्निंग पॉइंट रहता है। अंततः गोवा, दही और दमन को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ से भारत में उनके कब्जे वाले सारे इलाके निकल गए। अब देखिए पुर्तगालियों की जो स्थिति है, पकड़ है भारत में, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है और इस पर हावी कौन हो रहे हैं? ब्रिटिशियंस, अंग्रेज़। देखिए मैप है, मैं इस मैप को बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगी, मैं यहाँ से इसको डिटेल में यूनिट मैप खत्म करवाती चल रही हूँ अपनी। तो इस पे जो पहला पॉइंट यहाँ पे हम देख रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार। 1600 से 1714 के बीच की स्थिति हम देखेंगे यहाँ पे। तो 1623 तक इसने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मछलीपट्टनम में फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1623 तक इसने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मछलीपट्टनम में फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थी। फिर अगर हम देख रहे हैं, आगे हम बढ़ते हैं, आगे देख रहे हैं हम, दक्षिण भारत में परिस्थितियां अंग्रेज़ों के अधिक अनुकूल थीं क्योंकि वहां उनके किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ रहा था दक्षिण भारत में। क्योंकि अगर हम दक्षिण भारत की स्थिति देख रहे हैं, दक्षिण भारत में स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी मुगलों की, वो स्थिति बाद में मजबूत होती है जब औरंगजेब बैठता है। तो उसके पहले दक्षिण में इतनी स्थिति मजबूत नहीं थी, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की क्योंकि वहाँ उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ रहा था। विजयनगर का महान साम्राज्य 1565 में ही नष्ट हो चुका था, उसकी जगह अनेक छोटे छोटे और कमज़ोर राज्य खड़े हो गए थे। उन्हें लालच देकर बहलाना या अपनी सैनिक शक्ति से हराना आसान था। हमारे अगर बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं आपका, अगर भारत से जुड़ा हुआ कोई निबंध आ गया, अगर भारत की पुरानी स्थिति के बारे में पूछा जाता है तो एक पॉइंट पूछा जाता है कि अंग्रेज़ भारत पे अधिकार क्यों कर पाए। तो इसकी सबसे बड़ी एक वजह रहती है ना कि हमारे राजाओं में एकता नहीं रहती, वो लालच से ज़्यादा इतने ज़्यादा भरे रहते हैं कि उन्हें एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि 2 बिल्लियों में फ़ायदा हमेशा बंदर का होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल यही होता है, भारत के राजा बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं कि आधी रोटी मेरी है, ये ज़्यादा मिल गई, इसको ज़्यादा मिल गई, और इसमें फ़ायदा उठाते हैं बंदरों की तरह अंग्रेज़। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 16 से 11 में स्थापित की। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया ये प्री में कि दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने कौन से जगह पे स्थापित की और किस सन में? तो मछलीपट्टनम में और 16 से 11 में स्थापित की। पर जल्द ही उनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास हो गया, जिसका पट्टा 1639 में वहाँ के स्थानीय राजा ने उन्हें दे दिया। राजा ने उनको उस जगह की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्के डालने की अनुमति तक इस शर्त पे दे दी कि बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। देखिए कुछ पैसों के लालच के चक्कर में राजा ने यहाँ पे कितनी बड़ी गलती कर दी। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बंबई का द्वीप प्राप्त किया और उसकी तत्काल किलेबंदी कर दी। यहाँ पे हम देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बंबई का द्वीप कैसे प्राप्त किया, क्योंकि पुर्तगालियों ने उन्हें दहेज में दे दिया था, शादी कर ली थी। जो ब्रिटिश राजकुमार थे उन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी से शादी कर ली थी, जिस कारण उन्हें बंबई का द्वीप दहेज में मिल गया और तुरंत इन लोगों ने यहाँ पे किलेबंदी भी कर ली। चलिए आगे देख रहे हैं, हम यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियों में से एक की स्थापना 1633 में उड़ीसा में की थी। कब की थी? 1633 में उड़ीसा में की थी और 1651 में उसे बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाज़त मिल गई। तब कंपनी ने जल्द ही पटना, बालासोर, ढाका और बंगाल बिहार के दूसरे स्थानों पर फैक्ट्रियां खोलनी। तब उसकी इच्छा थी कि बंगाल में उसकी एक स्वतंत्र बस्ती होनी चाहिए। देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी की तरफ ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब वह भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के सपने देख रही थी ताकि मुगलों को मजबूर करके व्यापार में मनमानी करने की छूट ले ली जाए। देखिए पहले ये व्यापारी बन के आए और अब ये राजनीतिक सत्ता स्थापित कर रहे थे ताकि उन्हें मनमाने तरीके से व्यापार भी उनका होता रहे, चलता रहे और साथ ही साथ उनको टैक्स में भी भारी छूट मिलती रहे। चलिए आगे हम पॉइंट देख रहे हैं। 1686 में जब अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। देखिए बहुत जल्दी करें और यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजन ले लिया था। तब युद्ध की घोषणा कर दी, तब दोनों के बीच शत्रुता शुरू हो गई, यानी मुगल और अंग्रेज़ों के बीच बहुत मजबूत स्थिति में यहाँ पे शत्रुता शुरू हो गई। ये सन वो सन है जब औरंगजेब शासन कर रहा है, तो बहुत मजबूत कंडीशन में रहती है उस टाइम। देखते हैं मुगल सल्तनत
तो युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा। वही जो मैंने अभी बताया आपको कि बहुत जल्दी करते हैं ये लोग। उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया और वे गंगा के मुहाने के एक द्वीप में शरण लेने के लिए बाध्य हो गए, जो बीमारियों का गढ़ था। उनका सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम स्थित फैक्ट्रियों पर भी कब्जा हो गया और बंबई स्थित उनके किले पर घेरा पड़ गया। यह देखते हुए कि अंग्रेज अभी मुगल शक्ति से लड़ने में समर्थ नहीं है, उन्होंने एक बार फिर झुककर दरबार में हाजिरी बजाई और प्रार्थना की कि उन्हें उनसे जो अपराध हो गए हैं उन्हें क्षमा किया जाए, यानी उन्होंने जो अपराध किए हैं उसके उन्हें माफ़ी दे दी जाए। तो यहाँ पे उन्होंने समझ गए थे कि वह अभी समर्थ नहीं है, यानी कि अभी लायक नहीं हुए हैं मुगल अंपायर से लड़ने के लिए। तो उन्होंने बिल्कुल एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसके तहत उन्होंने तुरंत क्षमा मांग ली और कह दिया कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन वो तो अंग्रेज थे, उन्होंने आप जानते हैं कि कैसी गलती की और हम लोगों के साथ क्या क्या किया। तो अगर हम देखते हैं, मुगल अधिकारी ने अंग्रेज की बदमाशी को फौरन माफ़ कर दिया। बहुत बड़ी गलती थी मुगलों की भी। मुगलों ने बहुत जल्दी अंग्रेज को माफ़ कर दिया और कह दिया कि ठीक है, आप जो जैसे कर रहे हैं वैसे करें, लेकिन आपने जो ये डिसीजन लिया है युद्ध वगैरह का, ऐसा ना करें। लेकिन अंग्रेज मानने वाले तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ समय के लिए वो चुप रहे। जमीन पर कमजोर होने के बावजूद अंग्रेज समुद्रों में काफी मजबूत थे, इसलिए वे ईरान, पश्चिमी एशिया, उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका तथा पूर्वी एशिया के साथ होने वाले व्यापार, भारतीय व्यापार और जहाजरानी को पूरी तरह तहस नहस करने में समर्थ थे। इसलिए औरंगजेब ने, यहाँ पे हमें जो स्थिति दिख रही है कि कितना हर्जाना लेके वो माफ कर देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख रुपए कुछ कम नहीं होता, 1.5 लाख का हर्जाना लेकर औरंगजेब इन्हें व्यापार करने की छूट दे देता है। फिर 1698 में कंपनी ने सूतनाटी, कलकत्ता और गोविंदपुरी की जमींदारी प्राप्त कर ली और वहाँ उन्होंने अपनी, अगर बात करें फैक्ट्री के इर्द गिर्द, फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया। यही गांव जल्द ही बढ़कर एक नगर बन गया जिसे अब कलकत्ता कहा जाता है। देखिए, कलकत्ता को अंग्रेजों ने बसाया है, तो फोर्ट विलियम नाम का एक किला इन्होंने बनाया था। अगर देख रहे हैं, सूतानाटी, कलकत्ता और गोविंदपुरी की जमींदारी प्राप्त कर ली, वहां इन्होंने फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया और यहीं एक गाँव बसाना शुरू कर दिया। और ये गाँव बहुत जल्दी एक शहर और एक बहुत बड़े शहर में तब्दील हो गया जिसे कलकत्ता कहा जाता था। 1717 में कंपनी ने सम्राट फारूक सियार से एक फरमान प्राप्त किया। अब देखिए, फारूक सियार के बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं इसके बारे में मैंने तो अपने चैनल पे तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी आपको। जब मैं मुगलों के जितने भी राजा गुजरे हैं उन सबको मैं पढ़ाऊंगी, तो मैं फारूक सियार को भी पढ़ाऊंगी और फारूक सियार की बेवकूफ़ियों को भी मैं पढ़ाऊंगी। तो देखिए, ये वो टाइम है जब औरंगजेब मर चुका है, तो इतनी मजबूत स्थिति में मुगल अब भारत में नहीं रह चुके हैं। फारूक सियार से एक फरमान प्राप्त किया जिसमें 1691 में, यहाँ पे हम देख रहे हैं, 1691 में इन्हें प्राप्त विशेषाधिकार को दोबारा मान्यता दे दी जाती है। उन्हें गुजरात और दक्कन तक भी बढ़ा दिया जाता है। देखिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी यहाँ पे की जा रही है। पहले से 1691 में इन्हें मान्यता भी दे दी गई और इन्हें गुजरात और दक्कन तक बढ़ा भी दिया जाता है। अब हम नीचे देखते हैं कि कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो पूरी ना हुई, मगर उसका व्यापार पहले से अधिक फल फूल रहा था। देखिए, यहाँ पे राजनीतिक सत्ता तो इन्हें नहीं मिल पाई, लेकिन व्यापारिक लाभ इन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है। भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रति वर्ष आयात 1708 में 5 लाख पौंड का था, मगर हम यहाँ पे देख रहे थे कि 1708 में 5 लाख पौंड का था। औरंगजेब के मरने के थोड़े समय बाद की स्थिति है, यहाँ पे साल भर के बाद की स्थिति है, तो 5 लाख पौंड का था, मगर 1740 तक ये कितना ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, यहाँ पे 1740 में 17,95,000 पहुँच गया। यहाँ पे था 5 लाख का था पौंड का, और यहाँ पे 17 लाख पौंड का हो गया, यानी बहुत तेज़ी से उनका व्यापार फल फूल रहा है। मुंबई और मद्रास, मुंबई, कलकत्ता की अंग्रेज बस्तियाँ विकसित हो रही थी और नगर बन रही थी। देखिए, ये जो मद्रास, मुंबई और कलकत्ता की जो बस्तियाँ थीं, जो आज हम जानते हैं कि 4 हमारे जो बहुत बड़े महानगर के रूप में जाने जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, ये कहीं ना कहीं इन 3 नगरों को तो बहुत बड़ी बस्ती बनाने में अंग्रेज़ों का ही अहम योगदान रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते, क्योंकि इन नगरों को उन्होंने व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। अब आगे जानते हैं, 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख, कलकत्ता की 2 लाख और मुंबई की 70,000 हो चुकी थी, यानी बहुत बड़ी जनसंख्या बढ़ रही थी तेजी से। 18वीं सदी के मध्य की बात है। मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख हो गई, कलकत्ता की 2 लाख हो गई और मुंबई की 70,000 हो चुकी थी। भारत में कंपनी की कोई फैक्ट्री एक किले बंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर भी होते थे। देखिए, गोदाम भी होता था, दफ्तर भी होता था और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर भी होता था। ध्यान दें कि इन फैक्ट्री में उत्पादन का कोई काम नहीं होता था। देखिए, उत्पादन नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी उत्पादन की कोई स्थिति नहीं बताई जा रही, यानी उत्पादन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे घर होते थे,
किलाबंद क्षेत्र जैसे होते थे और साथ ही साथ गोदाम दफ्तर होता था, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्रियों में उत्पादन का काम नहीं होता था। कंपनी के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि कंपनी कर्मचारियों को बहुत कम वेतन भारत में मिलता था, लेकिन फिर भी क्यों यहाँ पे व्यापार करने के लिए ब्रिटिशर्स परेशान रहते थे। इतनी कम सैलरी मिलती थी फिर भी व्यापार करने के लिए परेशान रहते थे, क्यों? उसकी वजह हम आगे देखते हैं। उनकी वास्तविक आमदनी का स्रोत देश के ही अंदर का व्यापार था, जिसकी छूट उन्हें कंपनी देती थी, और इसी आमदनी के लिए वे कर्मचारी भारत में नौकरी करने के लिए बेचैन रहते थे। हाँ, भारत और यूरोप के बीच व्यापार करने का अधिकार केवल कंपनी तक ही सुरक्षित था। ये एक अधिकार बन चुका था इनके लिए। अब बात करते हैं दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव। अभी देखिए पुर्तगालियों की स्थिति तो बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन अब इनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत बन रही है। कौन? फ्रांसीसी, क्योंकि फ्रांसीसी भी भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दक्षिण में ये टकराव हो रहा है। नए नए क्षेत्र राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महत्वाकांक्षा 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब की वजह से धूमिल पड़ने लगी थी, वह 1740 के दशक में दोबारा उभरी, क्योंकि अब मुगल साम्राज्य का भी पतन हो गया था और अब औरंगजेब जैसा कोई अब मजबूत शासक भी मुगल अंपायर में नहीं बचा था। कुछ कुछ स्पष्ट होने लगा था यहाँ पे 1740 तक, और वो महत्वाकांक्षा जो उन्होंने दबा के छोड़ दी थी कि मुझे कभी भारत में अधिकार करना है, वो फिर से प्रबल हो रही थी, यानी मजबूत हो रही थी, क्योंकि अब मुगल साम्राज्य का भी पतन हो रहा था। नादिर शाह के हमले के बाद केंद्र सत्ता का पतन खुलकर सामने आ गया था। देखिए नादिर शाह ने जब हमला किया था भारत पे, तो उसके हमले को कोई केंद्र सत्ता से रोक नहीं पाया था, जिसकी वजह से अब पूरे भारत में स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी कि कोई भी मुगल शासक ऐसा नहीं बचा जो भारत की स्थिरता को संभाल सके। अब इसी चीज़ का फायदा अंग्रेज उठा रहे हैं। इन परिस्थितियों में विदेशियों को अपना राजनीतिक प्रभाव फैलाने और दक्षिण भारतीय राज्यों के मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली, लेकिन व्यापारिक और राजनीतिक दावे सामने रखने में अंग्रेज अकेले न थे, फ्रांसीसी भी इनके सामने थे। वे 17वीं सदी के अंत तक अपने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को नष्ट कर चुके थे। ये तो पुर्तगालियों और डच प्रतिद्वंदियों को तो नष्ट कर चुके थे, मैंने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर इनके सामने खड़ा हो गया था। 1744 से 1763 अर्थात लगभग 20 वर्षों तक भारतीय व्यापार संपत्ति और क्षेत्र पर अधिकार के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में भयानक युद्ध होते रहे। यहाँ पे मैं बहुत से युद्धों की बात करूंगी जो फ्रांसीसी और भारतीयों के बीच हुए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी और पूर्वी तट पर कलकत्ता के पास चंद्रनगर में और पौंडुचेरी में उसने एक मजबूत स्थिति बना ली थी। पौंडुचेरी के पूरी तरह किले बंद किया गया था, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के बंदरगाहों में फ्रांसीसी कंपनी की कुछ और फैक्ट्रियां भी थीं। इसने हिंद महासागर में मॉरिशस, रियूनियन के द्वीपों पर भी कब्जा कर रखा था। ये फ्रांसीसी भी काफी मजबूत स्थिति में थे और यही बड़ी मुसीबत थे ब्रिटिशर्स के लिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह फ्रांस सरकार पर निर्भर थी, जो अनुदान, कर्जे और दूसरी सुविधाएं देकर उसकी सहायता करती थी। उसके फलस्वरूप उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था। वहीं 1723 के बाद डायरेक्टरों की नियुक्ति करती थी और कंपनी पर सरकार का नियंत्रण उसके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। यानी कि सरकार जो भी डिसीजन लेती थी कंपनी उसी के अनुसार काम करती थी, तो कंपनी की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं थी, जिस कारण वो जो डिसीजन लेती थी वो अपने नज़रिए से ना लेके सरकार के नज़रिए से लेती थी। तो उस वजह से कंपनी को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। और आगे हम देखेंगे कि कैसे सरकार पे दबाव बनाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रांसीसी सरकार पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर दबाव बनाती है, और जिस वजह से भारत से फ्रांसीसी कंपनी को हटा लिया जाता है और फ्रांसीसी भारत छोड़ के चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध भड़क उठता है। यूरोप का यह इंग्लैंड फ्रांस युद्ध जल्द ही भारत तक पहुंच जाता है। देखिए 1742 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध होता है, लेकिन भारत में अभी दोनों की स्थिति है, तो यहाँ पे भी उसका असर तो देखने को मिलेगा ना। जो स्थिति यहाँ पे है, फ्रांस और इंग्लैंड लड़ रहे हैं अपने देशों के साथ साथ, तो यहाँ पे भारत में तो दोनों है, तो यहाँ पे भी स्थिति दोनों की कंपनियां टकराती हैं और यहाँ पे ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी टकराने लगती हैं। और 1748 में फ्रांस और इंग्लैंड का सामना जो सामान्य युद्ध रहता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन इस समय पौंडुचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये डुप्ले एक ऐसा नाम है जो फ्रांस की स्थिति भारत में बहुत मजबूत करता है। फ्रांस की स्थिति के बारे में मैं बात कर रही हूँ राजनीतिक यानी सरकार की तरफ से नहीं, मैं यहाँ पे जो फ्रांस की व्यापारिक स्थिति है उसकी बात कर रही हूँ। तो डुप्ले उसको बहुत मजबूती से भारत में स्थापित करता है, जिसने यह नीति निकाली थी कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया जाए
और एक के खिलाफ दूसरे का साथ देकर विजेता से मुद्रा, व्यापार और क्षेत्र संबंधित लाभ लिए जाए। देखिए बहुत दिमाग लगा रहा है वो यहाँ पे। इस तरह फ्रांसीसी कंपनी के लाभ के लिए और भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उसने स्थानीय राजाओं, नवाबों और सरदारों के साधनों और सेनाओं का उपयोग करने की योजना बना ली थी। ये डुप्ले के बारे में बात करी, जो गवर्नर है। डुप्ले किसका गवर्नर है? तो फ्रांसीसी ही गवर्नर है डुप्ले। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे 1748 में कर्नाटक हैदराबाद में एक स्थिति पैदा हो गई। डुप्ले के षड्यंत्रकारी दिमाग को खुलकर खेलने का मौका मिला। कर्नाटक में चांदा साहब ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया और हैदराबाद में निजाम मुल्क आसफा जहां के मरने पर उसके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। इस स्थिति को डुप्ले ने लाभ उठाया और चांदा साहब तथा मुजफ्फर जंग से इस बात का गुप्त समझौता कर लिया कि वह अपने प्रशिक्षित फ्रांसीसी और भारतीय सैनिकों द्वारा उसकी सहायता करेगा। और 1749 में अगर यहाँ पे देख रहे हैं, इन सहयोगियों ने अंबूर के युद्ध में अनवार उद्दीन को हराकर मार डाला। उसका बेटा मोहम्मद अली त्रिचुरापल्ली भाग गया और शेष कर्नाटक चांदा साहब के अधिकार में आ गया। उसने पुरस्कार स्वरूप फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के निकट 80 गांव दे दिए। देखिए यहाँ पे डुप्ले ने जो खेल खेला उसमें वो बिल्कुल सक्सेस हो जाता है और 80 गांव ले लेता है। फ्रांसीसी हैदराबाद में भी सफल रहे और नासिर जंग मारा गया और मुजफ्फर जंग निजाम अर्थात दक्कन का सूबेदार बन गया। नए निजाम ने पौंडीचेरी के निकट जमीनी और मुसलीपट्टम का प्रसिद्ध नगर फ्रांसीसी कंपनी को पुरस्कार के रूप में दे दिया। यानी फ्रांसीसी बहुत मजबूत स्थिति में हो रहे हैं और ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आएगी। आगे हम उस पर बात करेंगे कि कैसे अंग्रेज फ्रांसीसियों को हटाते हैं भारत से। दक्षिणी भारत में जब फ्रांसीसियों की शक्ति चरम सीमा पर थी, डुप्ले की योजनाओं को आशा से भी अधिक सफलता मिल रही थी। यानी जितना डुप्ले सोच रहा था उससे भी ज्यादा उसको फायदा हो रहा था। फ्रांसीसियों ने अपना काम भारतीय शासकों को मित्र बनाने से आरंभ किया और अंत में उनको अपना आश्रित बना लिया। यानी कि अब वो एकदम पूरी तरह से जो हम बात कर रहे हैं कि भारतीय शासक डुप्ले पे और फ्रांसीसी सेना पर, फ्रांसीसी कंपनी पर आश्रित हो चुके थे। लेकिन अंग्रेज अपने प्रतिद्वंदी की सफलताओं को खामोश बैठे नहीं देख रहे थे। वो भी इस बात को जैसे कह सकते हैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि मैंने इतनी मेहनत की, हमने भारत में स्थिति मजबूत करने की और सारे फायदे फ्रांसीसी लेके जाएं, तो ऐसा वो नहीं चाह रहे थे। तो वो क्या करते हैं देखते हैं। फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वे नासिर जंग और मोहम्मद अली से मिलकर षड्यंत्र करते हैं और 1750 में उन्होंने मोहम्मद अली की ओर से अपनी पूरी ताकत लगा देने का निश्चय किया। नौजवान रॉबर्ट क्लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है प्लासी के युद्ध में इसका नाम। रॉबर्ट क्लाइव तब कंपनी की सेवा में एक क्लर्क था। ठीक है, क्लर्क से कैसे ये गवर्नर बनता है इस बारे में बात करते हैं। क्लर्क था, उसने प्रस्ताव किया कि कर्नाटक की राजधानी आर्कट पर उसका हमला करता है वो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजधानी आर्कट पर हमला करके वो त्रिचुरापल्ली में घिरे मोहम्मद अली पर फ्रांसीसियों का दबाव कम किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत बड़ा खेल खेलता है रॉबर्ट क्लाइव। वो क्या करता है, कर्नाटक की राजधानी आर्कटक पर पहले हमला करता है, फिर त्रिचुरापल्ली में जो घिरा मोहम्मद अली है उसको फ्रांसीसी का दबाव कम किया जा सकता है। ये प्रस्ताव मान लिया जाता है। तब क्लाइव ने केवल 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों को लेकर आर्कटक पर हमला किया और उसे जीत लिया रहता है। जैसा कि आशा थी कि चांदा साहब और फ्रांसीसियों ने मजबूर होकर त्रिचुरापल्ली का घेरा उठा लिया, फ्रांसीसी सेनाओं को कई बार हार भी हो जाती है। तब फ्रांसीसियों का सितारा डूब रहा होता है क्योंकि उनकी सेना उनके जनरल अंग्रेजों का सामना नहीं कर पा रही होती। जनरल अंग्रेज जो होते हैं उनकी फ्रांसीसी सेना इनका सामना नहीं कर पाती और अंत में भारतीयों युद्ध के भारी खर्चों से परेशान होकर और अमेरिकी उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने के डर से फ्रांसीसी सरकार ने समझौता वार्ता आरंभ कर दी। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको कि फ्रांसीसी जो गवर्नमेंट है, फ्रांसीसी गवर्नमेंट फ्रांसीसी कंपनी पर बहुत ज़्यादा अधिकार रखती है अपना। इस कारण वो यहाँ पे अपना डिसीजन देती है और समझौता वार्ता आरंभ कर देती है। और 1754 में उसने अंग्रेजों की यह मांग मान ली कि भारत से डुप्ले को वापस बुला लिया जाए। और यह बात भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। दोनों कंपनियों का यह स्थायी समझौता 1756 में टूट गया और जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक और युद्ध छिड़ गया। युद्ध के एकदम आरंभ में ही अंग्रेज बंगाल पर नियंत्रण करने में सफल रहे। आगे हम देखते हैं, बंगाल की अथाह संपत्ति ने युद्ध का पलड़ा अंग्रेज के पक्ष में झुका दिया और इस युद्ध की निर्णायक मुठभेड़ 22 जनवरी 1760 को वॉन्डिवॉश में हुई, जब अंग्रेज जनरल ऑयर कुट ने लल्ली को हरा दिया।
देखिए बॉडी वॉश का युद्ध किसके बीच में होता है, तो ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में होता है 1760 में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अब आगे देखते हैं बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार। देखिए प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हिस्ट्री जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को अगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं बंगाल का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी हम बात करें, हम देखते हुए चलते हैं हम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार। तो भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1700 यहाँ पे देख रहे हैं 57 में प्लासी के युद्ध से माना जा सकता है। तब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया रहता है। फिर आगे देखते हैं बंगाल उस समय भारत का सबसे उपजाऊ और धनी प्रांत रहता है। उसके उद्योग धंधे और व्यापार बहुत विकसित रहते हैं। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं, उनको वही कर देने पड़ते हैं जो भारतीय व्यापारियों को देने पड़ते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश और भारतीय व्यापारियों के बीच क्या समानता हो गई, तो जो कर भारतीय व्यापारी दे रहे थे वही कर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिशर्स भी दे रहे थे। तो काफ़ी दोनों की सिमिलैरिटी थी, दोनों अब इक्वल हो चुके थे, और ये अच्छी बात हम लोगों के लिए नहीं थी। अब बात करते हैं, स्थिति तब और अधिक बिगड़ गई जब 1756 में युवा और जल्द क्रोधित हो जाने वाला सिराजुद्दौला अपने दादा अली वर्दी खान की जगह गद्दी पर बैठा। उसने अंग्रेजों से मांग की कि वे जिन शर्तों पर मुर्शिद कुली खान के ज़माने में व्यापार करते थे, उन्हीं शर्तों पर अब भी व्यापार करें। अंग्रेजों ने जो दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को हराकर खुद को ताकतवर महसूस करते थे, इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वे अपने मालों पर नवाब को कर चुकाने को तैयार नहीं हुए, उल्टे उन्होंने उन भारतीय मालों पर भारी महसूल लगा दिया जो कलकत्ता आते थे। यानी कर की बात करें, महसूल का मतलब है कर, तो कलकत्ता तक उनके नियंत्रण में था। यहाँ पे अगर हम बात करें कलकत्ता किसके नियंत्रण में था, कलकत्ता अंग्रेजों के नियंत्रण में था। इस बात पर स्वाभाविक था कि नवाब क्रोधित हो उठता था। उसे शंका थी कि कंपनी उसकी शत्रु है और बंगाल की गद्दी की लड़ाई में उसके दुश्मनों का साथ दे रही है। इस सिराजुद्दौला के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, देखिए जोश और जल्दबाजी और पर्याप्त तैयारी के बिना सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया होता और फिर कलकत्ता की ओर कूच किया होता है। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार हो जाता है और यहाँ पे अपनी आसानी से मिली इस जीत से खुशी मनाने वाले कलकत्ता से वापस आ जाते हैं और अपने जहाज़ों में बैठकर भागते हैं। अंग्रेज़ों पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया रहता और ये एक बहुत बड़ी उसकी गलती रहती है, क्योंकि उसने दुश्मन की ताकत को कम आकर रहता है। अंग्रेज अधिकारी ने समुद्र के निकट फुल्टा में शरण ली, जिससे उनकी जहाज रानी संबंधित श्रेष्ठता ने सुरक्षित बना दिया। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि अंग्रेज जो है वो समुद्र में बहुत मजबूत स्थिति में रहते हैं। यहाँ अब वे मद्रास में सहायता मिलने की प्रतीक्षा करने लगे और इस बीच वे नवाब के दरबार के प्रमुख लोगों के साथ साजिश और गद्दारी का ताना बाना बुनते रहे। इनमें प्रमुख थे मीर जाफर जो मीर बख्शी के पद पर था, मानिक चंद जो कलकत्ता का अधिकारी था, अमीन चंद जो एक धनी व्यापारी था, जगत सेठ जो बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था और खादिम खान जिसके कमान में नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा भाग था। मद्रास से एडमिरल वॉटस्टन और कर्नल क्लाइव की कमान में एक बड़ी नौसैनिक और सैनिक सहायता भी आ पहुंची। क्लाइव ने 1757 के आरंभ से दोबारा कलकत्ता को जीत लिया और नवाब को मजबूर करके अंग्रेजों की भारी मांगे मनवा ली। जितनी भी सारी मांगे थी उसको मनवा लिया जाता है। अंग्रेज फिर भी संतुष्ट ना हुए। उनका उद्देश्य इससे कहीं बहुत अधिक था। उन्होंने सिराजुद्दौला की जगह किसी पिट्ठू को बैठाने का फैसला लिया, यानी कि कोई ऐसा शासक, कोई ऐसा नवाब जो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली हो अंग्रेजों का। बंगाल की गद्दी पर युवा नवाब की जगह मीर जाफर को बिठाने की जो साजिश नवाब के दुश्मनों ने रची थी, उसमें शामिल होने के बाद अंग्रेजों ने नवाब के सामने ऐसी मांगी रखी जिन्हें पूरा करना असंभव न था। दोनों पक्षों को लगा कि उन्हें जल्द ही एक निर्णायक युद्ध लड़ना होगा और 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर प्लासी के मैदान में उनकी सेनाएं आमने सामने हुईं। प्लासी की यह निर्णायक युद्ध केवल कहने को तो युद्ध था, अंग्रेज पक्ष के खिलाफ केवल 29 लोग, यहाँ पे हम देख रहे हैं 29 लोग मरे, जबकि नवाब के लगभग 500 सैनिक मारे गए। मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे गद्दारों की कमान में नवाब की काफ़ी सेना लड़ाई में उतरी ही नहीं और नवाब के सैनिकों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही मीर मादन और मोहनलाल की अगुवाई में बहादुरी और जोश से लड़ता रहा। नवाब को मजबूर होकर भागना पड़ा, मगर वह पकड़ा गया और मीर जाफर के बेटे मीरन के हाथों मारा गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और फिर उससे अपना इनाम
मांगने लगे। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिल गया। उसे कलकत्ता के पास 24 परगना की जिम्मेदारी भी मिल गई और कलकत्ता पर हमले के हर्जाने के रूप में मीर जाफर ने कंपनी और नगर व्यापारियों को 1,70,00,000 रुपए तक दे दिए। बहुत बड़ी रकम है ये। इसके अलावा यह भी मान लिया गया कि ब्रिटिश व्यापारियों और अधिकारियों को अपने निजी व्यापार पर कोई कर नहीं देना होगा। प्लासी के युद्ध का असीम ऐतिहासिक महत्व रहा। इसने बंगाल तक अंततः पूरे भारत पर अंग्रेजों के अधिकार का रास्ता खोल दिया। इसने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ाई और एक ही बार में अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य के प्रमुख दावेदारों की कतार में लाके खड़ा कर दिया। तो अगर बात करते तो प्लासी का युद्ध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मॉडर्न हिस्ट्री में हमारी। आगे बढ़ते हैं। मीर जाफर ने कंपनी की सहायता से गद्दी पाई थी, मगर जल्द ही वह इस सौदे पर पछताने लगा था। कंपनी के अधिकारियों का उद्देश्य एक ही था, जितना लूट सको लूटो। बम्बई, मद्रास की प्रेसिडेंसियों का भी खर्च बंगाल उठाए, उन्होंने यह भी तय किया। बंगाल अपने राजस्व से कंपनी के भारत से होने वाले पूरे निर्यात का माल खरीदे। मतलब बहुत ज़्यादा दबाव हो रहा था। कंपनी अब भारत के साथ व्यापार ही नहीं कर रही थी, बल्कि बंगाल के नवाब पर अपने नियंत्रण का फायदा उठाकर प्रांत की दौलत भी लूट रही थी। अक्टूबर 1760 में मीर जाफर को मजबूर किया गया कि वह अपने दामाद मीर कासिम के हक में गद्दी छोड़ दे। मीर कासिम ने अपने आकाओं की कृपा के बदले कंपनी को बद्रबान, मिदनापुर, चटगांव जिले की जमींदारी सौंप दी और बड़े अंग्रेज अधिकारियों को अच्छे अच्छे उपहार भी दिए। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इसकी गैरत जागती है, यानी इसके अंदर भी एक ज़मीर होता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे अब अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ करना है, जिनकी कुल कीमत 29 लाख रुपए थी। फिर भी मीर कासिम और अंग्रेजों की इच्छाएं पूरी न कर सका और जल्द ही वह बंगाल में उनकी स्थितियों और चालों के लिए खतरा बन गया। वह एक योग्य, कुशल और शक्तिशाली शासक था और खुद को विदेशी नियंत्रण से मुक्त कराने पर अड़ा हुआ था। मीर कासिम को लगा कि अगर ये बदमाशियां जारी रहीं तो वो कभी बंगाल को शक्तिशाली नहीं बना सकेगा और ना ही खुद को कंपनी के चंगुल से मुक्त करा सकेगा। इसलिए उसने एक कड़ा कदम उठाया और आंतरिक व्यापार पर सभी महसूल खत्म कर दिया। मगर विदेशी व्यापारी अपने और भारतीय व्यापारियों के बीच समानता को हरगिज बर्दाश्त करने को तैयार न थे। उनने भारतीय व्यापारियों पर दोबारा महसूल लगाए जाने की मांग की और एक लड़ाई सामने नजर आने लगी थी। सच्चाई यह थी कि अब बंगाल के दो स्वामी नहीं हो सकते थे। मीर कासिम को समझता था कि वह एक स्वतंत्र शासक है, मगर अंग्रेज चाहते थे कि वह उनके हाथों की कठपुतली बनकर रहे, क्योंकि उन्होंने ही उसे गद्दी पर बिठाया था। अनेक लड़ाइयों के बाद मीर कासिम को 1763 में हटा दिया गया। तब वह अवध भाग गया, जहां उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भगौड़े मुगल बादशाह आलम द्वितीय के साथ एक समझौता किया। कंपनी के साथ इन तीन सहयोगियों की मुठभेड़ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में हुई, जिसमें ये तीनों हार गए। यह भारतीय इतिहास में सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था, क्योंकि इसने दो बड़ी भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना पर अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। इस युद्ध ने अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया और अवध में उनकी दया का मोहताज हो गया। इस बीच 1765 में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर बैठ गया। क्लाइव की बात करें, देखिए क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर बैठ गया। इसने स्टार्ट कैसे किया था? एक क्लर्क था छोटा सा कंपनी का। शाह आलम द्वितीय अभी भी साम्राज्य का नाम मात्र का प्रमुख था। उससे कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूल करने का अधिकार ले लिया। इस तरह बंगाल के ऊपर उसके नियंत्रण को कानूनी मान्यता मिल गई। इस नियंत्रण में सबसे समृद्ध भारतीय प्रांत का पूरा राजस्व उसके हाथों में आ गया। बदले में कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए दिए और उसे कौरा और इलाहाबाद जिले भी जीत कर दे दिए। सम्राट 6 वर्षों तक इलाहाबाद के किले में अंग्रेजों का कैदी बना रहा। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी लड़ाई के हर्जाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए देने पड़े। इसके अलावा दोनों ने एक संधि पर हस्ताक्षर भी किए, जिसके अनुसार अगर नवाब पर बाहरी हमला होता तो कंपनी उसकी सहायता करती, पर शर्त ये थी कि नवाब को अपनी सहायता के लिए भेजी गई सेना के बदले में कंपनी को धन देना पड़ता। इस समझौते के द्वारा अवध का नवाब भी कंपनी पर आश्रित बनकर रह गया। आगे हम देखते हैं बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी अवश्य हो गई थी। कंपनी की सेना का बंगाल पर एक छत्र नियंत्रण स्थापित हो गया और राजनीतिक की संपूर्ण शक्ति उसके हाथों में आ गई। अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए नवाब कंपनी पर पूरी तरह से आश्रित हो गया था।
कंपनी के पदाधिकारी अपनी ओर से बंगाल की संपदा को अपने दोनों हाथों से बटोर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल कंगाली की कगार पर आ गया था और कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन बेचना बंद कर दिया था। इसके स्थान पर वे बंगाल से प्रस्ताव राजस्व से ही भारतीय माल खरीदते और उसे विदेशों में बेचते। इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था, इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। सबसे बढ़कर बात यह थी कि मुनाफे के इस धन में से ब्रिटिश सरकार भी अपना हिस्सा चाहती थी। 1767 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को 4 लाख पाउंड का मुनाफा भुगतान करने का आदेश दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के युद्ध, जो देखिए कॉर्नवालिस का युद्ध होता है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पे क्या रोल देता है उसके बारे में बात करते हैं। 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन चुकी थी और अब आगे विजय से पहले इसके इंग्लैंड में बैठे डायरेक्टर और भारत में इसके अधिकारी बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत बना लेना चाहते थे। फिर भी भारतीय राजाओं के आपसी मामलों में दखल देने की उनकी आदत, इलाके तथा धन के उनके लालच ने जल्द ही उनको उनके युद्धों में उलझा दिया। 1766 में उन्होंने मैसूर के हैदर अली पर हमले में हैदराबाद के निजाम का साथ दिया और फिर आगे देखते हैं। फिर 1775 में अंग्रेजों का मराठाओं से टकराव हुआ। तब मराठा में शासन के लिए कड़ा संघर्ष चल रहा था, जिसमें बालक पेशवा माधवराव द्वितीय के समर्थक नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक और थे रघुनाथ राघव के समर्थक दूसरी ओर थे। एक और फडणवीस थे और दूसरी ओर रघुनाथ राघव के समर्थक थे। यह भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए एक बहुत बड़ी अशुभ घड़ी थी। ब्रिटिश शक्ति के लिए सभी मराठा सरदार पेशवा और इसके प्रधानमंत्री नाना फडणवीस की ओर हो गए। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर इस घड़ी का फायदा उठाकर हैदर अली निजाम ने कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया रहता है। फ्रांसीसी अपने पुराने प्रतिद्वंदियों की इन कठिनाइयों का फायदा उठाना चाहते हैं और उसका भी मुकाबला अंग्रेजों को करना पड़ रहा होता है। देखिए फ्रांसीसी भी हैं इनके खिलाफ और यहाँ पे जो हैदर अली और निजाम ने भी इनके खिलाफ मोर्चा खड़ा किया रहता है। भारत पर इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व जोशीला अनुभवी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का रहा था। उसने पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ अपने कदम उठाए और युद्ध में जीत किसी पक्ष की नहीं हुई और युद्ध थम सा गया। 1742 की सलबई की संधि के साथ शांति स्थापित हुई और इस संधि के अनुसार स्थिति को यथावत बनाए रखना था, यानी कि जो स्थिति थी वैसी बनाए रखना था। इससे अंग्रेज भारतीय शासकों को मिली जुली शक्ति का सामना करने से बच गए। इस युद्ध में, जिसे प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध कहा जाता है, किसी की जीत नहीं हुई, मगर इसमें अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठा की ओर से निश्चिंत हो गए, जो तब भारत की सबसे बड़ी शक्ति थे। इस बीच 1780 में हैदर अली से एक बार फिर युद्ध प्रारंभ हुआ और अपने पुराने कारनामों को दोहराते हुए हैदर अली ने कर्नाटक में अंग्रेज सेनाओं को बार बार हराया, उन्हें बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करने पर बाध्य कर दिया और जल्द ही लगभग पूरा कर्नाटक उनके कब्जे में आ गया। पर अंग्रेजों की शक्ति और कूटनीति ने एक बार फिर उन्हें बचा लिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने निजाम को गुंटूर का जिला देकर तोड़ दिया और उसे ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ से अलग करा दिया गया और 1781 और 82 में उसने मराठों से शांति समझौता कर लिया। इस तरह उसकी सेना का एक बहुत बड़ा भाग मैसूर के साथ युद्ध से मुक्त हो गया। जुलाई 1781 में आयरकुट की कमान में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराकर मद्रास को बचा लिया। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। देखिए टीपू सुल्तान एक ऐसा भारतीय शासक रहा जिसके साथ बहुत अच्छे और मधुर संबंध थे नेपोलियन बोनापार्ट के, क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष दूसरे को हराने की स्थिति में नहीं था। इसलिए उन्होंने मार्च 1784 में शांति संधि कर ली और एक दूसरे को जीते हुए सारे इलाके लौटा दिए। मैसूर के साथ अंग्रेजों का तीसरा टकराव उनके लिए अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ और 1784 की संधि ने टीपू और अंग्रेजों की झगड़े की जड़ को समाप्त नहीं किया, बल्कि युद्ध को केवल टाल भर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी टीपू के जानी दुश्मन तक बन गए थे। अब यहाँ बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेजों का लॉर्ड वेलेस्ली भी एक बहुत बड़ा माइंडेड गवर्नर रहा था भारत में ब्रिटिशर्स का। भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा सबसे बड़ा प्रसार लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ। और बात करते हैं तो 1798 में ऐसे समय में भारत आया था जब वो अंग्रेज पूरी दुनिया में फ्रांस के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पे अंग्रेज पूरी दुनिया में फ्रांस के साथ जिंदगी और मौत, यानी सिर्फ भारत में ही नहीं, यानी पूरी दुनिया में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने के लिए वेलेस्ली ने 3 उपायों का सहारा लिया: सहायक संधि, प्रथा
खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना, किसी भारतीय शासक से पैसा लेकर ब्रिटिश सेना की मदद देने की अनुमति तो बहुत पुरानी थी, फिर भी वेलेज़ली ने इस नीति को एक निश्चित रूपरेखा दी और इसके उपयोग और भारतीय शासकों को कंपनी के अधीन बनाने के लिए उसकी सहायक संधि प्रथा की नीति के अनुसार किसी सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में अपने अधीन रखना चाहती थी और उसके रख रखाव के लिए अनुदान देना पड़ता था। ब्रिटिश सेना अपने राज्य में, यहाँ पे जो भारतीय सहयोगी थे उनको ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखती थी और उनके रख रखाव के लिए अनुदान देती थी। अब आगे बात करते हैं। लॉर्ड वेलेज़ली ने 1798 में 1800 में हैदराबाद के निज़ाम के साथ सहायक संधि की। सहायक सेनाओं के खर्चे के नाम पर नगद पैसा देने के बजाय निज़ाम ने कंपनी को अपने राज्य का एक भाग तक दे दिया। फिर अगर बात करते हैं हम तो यहाँ पे देखते हैं कि 1801 में अवध के नवाब को सहायक संधि के लिए मजबूर किया गया और एक बड़ी सेना के बदले में नवाब को मजबूर होकर अपनी लगभग आधा राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ा, जिसमें रुहेलखंड का इलाका, गंगा यमुना का दोआब भी शामिल थे। उसकी अपनी सेना लगभग पूरी तरह से भंग कर दी गई और अंग्रेज़ों को यह अधिकार मिल गया कि वे उसके राज्य के किसी भी भाग में अपनी सेना तैनात कर सकें। वेलेज़ली मैसूर, कर्नाटक और सूरत के साथ और भी कड़ाई से पेश आया। निश्चित ही मैसूर का टीपू सुल्तान कभी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ, उल्टे उसे 1792 में अपना जो आधा राज्य देना पड़ा था उसी को वो कभी भूल ना सका था। वह अंग्रेज़ों के साथ अपनी अवश्य भावी युद्ध के लिए अपनी सेना को लगातार मजबूत बनाता रहा। उसने क्रांतिकारी फ्रांस के साथ गठजोड़ की बात भी चलाई। उसने एक ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ बनाने के लिए अफगानिस्तान, अरब और तुर्की में भी अपने दूत भेजे। ब्रिटिश सेना ने 1799 में टीपू पर हमला किया और एक संक्षिप्त मगर भयानक युद्ध के साथ फ्रांसीसी सहायता पहुंचाने के पहले ही उसे हरा दिया। टीपू ने अभी भी गिड़गिड़ाकर शांति की भीख मांगने से इनकार कर दिया, क्योंकि टीपू एक बहुत ही खुददार शासक था। वो कभी भी अंग्रेज़ों के सामने झुका नहीं। उसने गर्वपूर्वक घोषणा की कि काफिरों का दयनीय दास बनकर उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है कि योद्धा की तरह मर जाना। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को बहादुरों की मौत मरा। उसकी सेना अंत तक वफादार बनी रही। अब आगे हम कुछ पॉइंट देखते हैं कि मैसूर राज्य का शेष भाग उन राजाओं के वंशजों को वापस दे दिया गया जिनसे हैदर अली ने राज्य छीना था। 1801 में लॉर्ड वेलेज़ली ने कर्नाटक के पिट्ठू नवाब पर एक नई संधि लाद दी और उसे मजबूर किया कि वह पेंशन लेकर अपनी राज्य कंपनी को सौंप दे। अब मैसूर से मालाबार समेत जो क्षेत्र छीने गए थे उसमें कर्नाटक को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई, जो 1947 तक जारी रही। इसी तरह तंजौर और सूरत राज्य भी हड़प लिए गए और उनके शासकों को पेंशन देकर किनारे पर छोड़ दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वेलेज़ली ने बार बार पेशवा और सिंधिया के सामने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा, मगर दूरदर्शी नाना फडणवीस ने इस जाल में फंसने से इनकार कर दिया। मगर 25 अक्टूबर 1802 को जब दिवाली के दिन होलकर ने पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली सेना को हरा दिया तो पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण में जा पहुंचे और वर्ष 1802 के अंतिम दिन उसने बसाई में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर तक कर दिया। दक्षिण में अर्थात वेलेज़ली की कमान में ब्रिटिश सेना ने असाई में सितंबर 1803 में और फिर असर गांव में नवंबर में सिंधिया और भोंसले की मिली जुली सेना को हराया। ठीक है, भोंसले की और सिंधिया ये दोनों की मिली जुली सेना को वेलेज़ली की यहाँ पे जो सेना ब्रिटिश सेना रहती वो हरा देती है और उत्तर से लॉर्ड लेक ने नवंबर की 1 तारीख को लसवांडी में सिंधिया की सेना को तहस नहस कर दिया। अलीगढ़, दिल्ली और आगरा पर भी कब्जा हो जाता है। अब बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल प्रसार में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल प्रसार में क्या स्थिति थी उसके बारे में बात करते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ने मराठा सरदारों की शक्ति को तोड़ दिया पर उनके साहस को तोड़ नहीं सके। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 और 22 ने पूरी ताकत के साथ जवाबी हमला किया। उसने सिंधिया को ब्रिटिश अधीनता स्वीकार करने को मजबूर किया और पेशवा, भोंसले और होलकर की सेनाओं को हराया। पेशवा
बादशाह को गद्दी से उतार कर और पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में बैठा दिया गया। उसका राज्य हड़प कर बंबई की विस्तारित प्रेसिडेंसी बनाई गई। अब आगे बात करते हैं। इस तरह 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़कर पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था। इस पूरे क्षेत्र के एक भाग पर सीधे अंग्रेजों का शासन था और बाकी भाग पर अनेक भारतीय शासक थे जो राज्य कर रहे थे, जिन पर अंग्रेजों का पूरा जोर चलता था। यानी ये भी एक कठपुतली ही मात्र थे, इनका कोई अपना डिसीजन होता नहीं था। ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने का काम, पूरे भारत को जीतने का काम अंग्रेजों ने 1818 तक से 1857 तक के काल में किया होता है। सिंध और पंजाब भी जीत लिए होते हैं तथा अवध, मध्य प्रांत और बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का अधिग्रहण ये कर चुके रहते हैं। आगे बात करते हैं सिंध की विजय। यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की शत्रुता बढ़ रही थी। अंग्रेजों का भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं और सिंध की विजय इसी का परिणाम थी। रूस को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार को अफगानिस्तान और फारस में अपना प्रभाव बढ़ाने का फैसला करती है। ठीक, देखिए सिंध की विजय कैसे होती है इनकी। अब बात करते हैं 1832 में एक सिंध के द्वारा सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया जाता है और सिंध के अमीर कहलाने वाले सरदारों से 1839 में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। पंजाब की विजय जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता फैल जाती है और वहाँ ताबड़तोड़ सरकारें आई होती हैं। यानी जो बहुत तेज़ी से बदलाव होता रहता है, महाराजा चेंज होते रहते हैं, जिसका फायदा अंग्रेज उठाते हैं और अंग्रेजों के युद्धनामादी कार्यों और पंजाब के भ्रष्ट सरदारों के साथ उनकी साजिशों के कारण पंजाब की सेना भड़क उठती है और 1845 के बसंत में यह समाचार पंजाब पहुंचा कि पुल बनाने के काम में आने वाली नावें मुंबई से सतलज किनारे स्थित फिरोजपुर के लिए भेजी गई हैं। आगे के इलाकों में बैरकें बनाई गई हैं जिनमें अतिरिक्त सेना रखी गई और पंजाब से लगने वाली सीमाओं के लिए अतिरिक्त रेजिमेंट भेजी जा रही हैं। पंजाब की सेना को विश्वास हो गया कि अंग्रेज पंजाब पर कब्जा करने पर आमादा थे और फिर पंजाब की सेना ने जवाबी कार्रवाई की। जब दिसंबर में सेना ने सुना कि प्रधान सेनापति लॉर्ड गफ और गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉस्टिंग्स फिरोजपुर की ओर बढ़ रहे हैं, तब उसने भी हमला करने का फैसला किया। इस तरह 13 दिसंबर 1845 को दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाते हैं और इस विदेशी खतरे के आगे हिंदू, मुसलमान और सिख फौरन एक हो जाते हैं। पंजाब की सेना बहुत बहादुरी और उल्लेखनीय साहस के साथ खड़ी लड़ती है, लेकिन उसके कुछ नेता पहले से ही गद्दार होते हैं और प्रधानमंत्री राजा लाल सिंह और प्रधान सेनापति मिस्र तेज सिंह का शत्रु के साथ गुप्त पत्र व्यवहार जारी रहता है और पंजाब की सेना हार स्वीकार करने और 8 मार्च 1846 को लाहौर में एक अपमानजनक समझौते पर हस्ताक्षर करने को बाध्य रहती है, यानी मजबूर हो जाती है। अब बात करते हैं डलहौजी की अधिग्रहण की नीति। ये बहुत ज़्यादा ऐसी नीतियाँ अपनाता है जिससे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या जिसे कह सकते हैं ब्रिटिश कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, इसकी कुछ नीतियों के बारे में बात करते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है और वो शुरू से ही इस बात पर आमादा था कि जितने बड़े इलाके पर संभव हो सके प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन स्थापित किया जा सके। लॉर्ड डलहौजी ने अपने अधिग्रहण की नीति के लिए जिस साधन का सहारा लिया था वह था राज्य विलय का सिद्धांत, जॉइंटिंग ऑफ लैप्स, यानी कि कई सारे राज्यों को एक कर देना, मिला देना। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं तो कोई राजा है, अगर लॉर्ड डलहौजी की नीति की मैं बात कर रही हूँ, तो कोई राजा है और अगर उसका कोई सगी औलाद है, उसका कोई सगा पुत्र नहीं है, उसने कोई गोद लिया हुआ बेटा है या उसको जिसे कह सकते हैं दत्तक पुत्र हो, तो दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं माना जाएगा। यानी दत्तक पुत्र उसका शासक नहीं बनेगा, क्योंकि इसको वो नहीं मान रहा था। उसका कहना था कि जो सगी औलाद होगी वही आगे शासन कर सकती है, नहीं तो अगर दत्तक पुत्र है यानी गोद लिया हुआ बेटा है तो उसको नहीं माना जाएगा और उस राज्य को अंग्रेज अपने अधीन ले लेंगे। दत्तक जिसका स्थिति हम देखते हैं कि झांसी को भी वो इसी नीति के तहत हड़पना चाहता है। दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा, जैसा कि सदियों से इस देश में परंपरा चली आ रही थी कि इसके बजाय अगर उत्तराधिकारी गोद लेने के काम को पहले से अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त न होगी तो वह राज्य ब्रिटिश राज्य में
फैला दिया जाएगा। 1848 में सतारा और 1854 में नागपुर और झांसी समेत अनेक राज्यों को इसी सिद्धांत के अनुसार अधिग्रहण कर लिया जाता है। लॉर्ड डलहौजी की निगाहें अवध के साम्राज्य को हड़पने पर भी लगी रहती हैं, पर इस काम में कुछ बाधाएं थी। पहली यह थी कि बक्सर की लड़ाई के बाद से ही अवध के नवाब अंग्रेजों के सहयोगी रहे थे। इसके अलावा इन तमाम वर्षों में वे अंग्रेजों के सबसे अधिक आज्ञाकारी भी रहे थे। अवध के नवाब के कई उत्तराधिकारी थे और उस पर राज्य विलय का सिद्धांत भी लागू नहीं किया जा सकता था। अवध के नवाब को राज्यों से वंचित करने के लिए किसी और बहाने की जरूरत थी। अंत में लॉर्ड डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने के विचार का सहारा लिया और यहाँ पे हम देखते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपना शासन ठीक से नहीं चलाया और सुधार चालू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद से अवध राज्य को 1856 में भी हड़प लिया गया। देखिए ये यूनिट पूरी आपकी खत्म हो चुकी है। इस यूनिट के जितने भी पॉइंट्स थे उन सबको मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया है और आप इसका जो पीडीएफ है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। यूरोप के पूरी व्यापार में एक नया दौर, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार, दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था, वॉरेन हेस्टिंग्स और कार्निवालिस और के युद्ध, लॉर्ड वेल्लेस्ली के काल में अंग्रेजों का प्रसार, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में प्रसार, ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने का काम और लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति। इन सब के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सब पे हमने बात कर ली। तो हम आगे पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक और नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। ये यूनिट बहुत ज़्यादा लेंदी तो है नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी टोटल 13 यूनिट जो हैं आपकी, ये मैं पूरी कंप्लीट आपकी करवाऊंगी। पूरी 13 यूनिट आपकी इसी चैनल पे ख़त्म होंगी और ये बुक मैं बहुत जल्दी आपकी ख़त्म करवा दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।